अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर लेट स्टूडेंट्स। हम लोग स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा चैप्टर नंबर 7 के लिए मैं आप लोगों को बुक पे लेके चलूँगा। थोड़ा सा बुक से स्टडी करेंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है बेटा? हमने स्टार्ट में जब अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था अकाउंटिंग क्या है। हमने कहा कि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट 3 एक्टिविटीज़। वो सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ ही अकाउंटिंग में होती हैं। वो क्या है कि भाई हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है और कम्युनिकेट करना है रिज़ल्ट इकोनॉमिक इवेंट का। इकोनॉमिक इवेंट किसके? एक ऑर्गेनाइजेशन के। और वो कम्युनिकेट किसको करना है? टू इंटरेस्टेड यूजर्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें इस चैप्टर में एक एक नज़र ज़रा पहले ये देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इस चैप्टर को पूरे पढ़ने के बाद हम लोग किस काबिल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। और डिस्क्राइब द नेचर एंड पर्पस ऑफ सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडरी लेजर्स के बारे में देखना है हमने इस चैप्टर में। एंड एक्सप्लेन हो कंपनीज यूज स्पेशल जर्नल्स इन जर्नलाइजिंग। और जर्नलाइजिंग में कंपनीज जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो स्पेशल जर्नल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड इंडिकेट हो कंपनीज पोस्ट ए मल्टी कॉलम जर्नल। एक मल्टी कॉलम जर्नल्स किस तरह से कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं। ये हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर हम लोग ट्री डायग्राम एज यूजुअल हर चैप्टर के स्टार्ट में जब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं तो ट्री डायग्राम को ज़रूर देखते हैं। तो बेटा ट्री डायग्राम को देखें तो पूरे चैप्टर में 3 मेन हमारे कंटेंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं और जिनको कवर अप करना है इस चैप्टर में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब्सिडरी लेजर्स एंड स्पेशल जर्नल्स। ये 3 चीज़ें बेसिकली हम लोगों ने फोकस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग कि ये है क्या। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन डाटा एंड कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। Includes all steps in accounting cycle, documents that provide evidence of transactions, manual or computerized accounting system। ले बेटा जी वापस हम लोग बुक पे आ गए हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है जी? कलेक्ट एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शंस डाटा एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। हमने कहा था अकाउंटिंग में भी हमने यही कहा था जब डेफिनेशन हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कस की थी। हमने कहा अकाउंटिंग क्या है? अबाउट accounting is only about 3 activities like identify, record and communicate the results of economic events of an organization to interested users। अब interested users को बच्चे हम लोगों ने वो information, वो results जो हैं वो communicate करने होते हैं economic events के, financial data के। वो जो business transactions हैं उन business transactions के जो भी results होंगे business के, उन results को हम लोगों ने communicate करना है interested users को। अब interested users कितनी तरह के होते हैं बेटा? अब ये depend करता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लाइक बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है, बिज़नेस की जो प्रोडक्ट्स हैं, बिज़नेस के जो कस्टमर्स हैं, बिज़नेस के जो कंज्यूमर्स हैं, आपकी प्रोडक्ट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके सप्लायर्स हैं। ये सारे लोग कौन हैं? ये बच्चे बिज़नेस के साथ इनका कंसर्न है, ये बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये बिज़नेस की जो इंफॉर्मेशन है, बिज़नेस के जो रिज़ल्ट्स हैं, उन रिज़ल्ट्स को ये लोग यूज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी फ्यूचर
फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये सब लोग किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो बच्चे देखें, अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बिजनेस के रिजल्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने नेक्स्ट प्लानिंग करनी होती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी जो भी उनमें ख़राबियाँ या ख़ामियाँ हम कह सकते हैं उनको दूर करने के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो जब तक आप मैनेजमेंट के पास बिज़नेस के रिजल्ट्स नहीं आएँगे, तब तक मैनेजमेंट कोई अपना इनिशिएटिव जो है वो नहीं ले सकती, कोई भी स्टेप नहीं ले सकती, कोई भी करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए जा सकते जब तक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस में। अगर उन्होंने पैसा लगाना है, बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट करना है, तो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें रिटर्न देगी, हमें प्रॉफिट देगी। और कल को अगर हम लोग अपनी अमाउंट, अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से विड्रा करना चाहते हैं, तो क्या हम इसको विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स को कहाँ से मिलेंगी? इनकम स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से। और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कहाँ से आएगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से बेटा, अगर हम लोग गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं, तो वो भी कंसर्न्ड होते हैं बिजनेस के साथ। कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं, तो वो भी कंसर्न्ड होते हैं बिजनेस के साथ। वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, बिजनेस के विजन मिशन को देखते हैं, बिजनेस के गोल्स को देखते हैं, बिजनेस की प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को देखते हैं, बिजनेस की जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसको देखते हैं। फिर ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हम लोगों को ये जो बिज़नेस, ये जो प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं। अगर टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लो, तो टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि भाई हमें ये जो टैक्स दिया जा रहा है, जो इनकम शो की जा रही है, क्या वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपको ज़रूरत के वक्त आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए आपको लैंडिंग करनी होती है। तो वो लोग, इन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही इनको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड करता है। जो भी इनको अपने फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। It includes each of the steps in accounting cycle that you studied in earlier chapter. Previous chapters में हम लोगों ने पूरे का पूरा accounting cycle बच्चे डिस्कस किया था अभी तक का, जिसमें हम लोगों ने सर्विसेज कंसर्न और मर्चेंडाइजिंग कंसर्न, इनके अकाउंटिंग साइकिल्स जो हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी किया। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो सारे का सारा अकाउंटिंग साइकिल ही जो है उसको ही अडॉप्ट किया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन and the records, the trial balance, worksheets and financial statements that results। मतलब ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा होती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप लोगों ने जर्नल्स में एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, आपने उनको लेजर्स बनाए, आपने ट्रायल बैलेंस बनाए, आपने वर्कशीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी आइदर मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। ले जी, यहाँ से हमारा जो एक नया टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। हम कह रहे हैं जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मैनुअल भी हो सकता है और कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। अभी तक हमने जितनी भी अकाउंटिंग की है, सीखी है या सीखने की कोशिश की है या इवन कॉपी पेस्ट करने की ही कोशिश की है, तो बेटा अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, वो सारे का सारा मैनुअल वर्क था। ठीक है, लेकिन हम लोग ये सारे का सारा काम कंप्यूटराइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। Most of the business these days use some sort of computerized accounting system। ज़्यादातर businesses जो हैं वो computerized accounting system use कर रहे हैं, whether it is an off the shelf system for small businesses like a QuickBooks or Peachtree or more complex custom made system। मतलब ऑन द शेल्फ, ऑफ द शेल्फ सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि एक हम लोग कह सकते हैं कि एक फ्री साइज
का सिस्टम है कि हर बंदा ही उसको यूज़ कर सकता है। हर बंदे की ज़रूरियात जो हैं, एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हुए हर बिज़नेस की हर काइंड ऑफ बिज़नेस की, हर तरह के बिज़नेस की नेचर जो मर्ज़ी हो, बिज़नेस का साइज़ जो मर्ज़ी हो, बिज़नेस का वॉल्यूम जो मर्ज़ी हो, हर तरह का बिज़नेस उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है। उसे हम लोग ऑफ द शेल्फ सिस्टम का नाम देते हैं, या मतलब जैसे आपके ये क्विक बुक्स हैं या पीच ट्री है। आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स ने पीच ट्री का नाम सुना होगा, ठीक है? तो पीचट्री एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेसेस यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जो एक इजी सिस्टम है, एक इजी जो वे है, या हम लोग कह लें जो एक सिंपलेस्ट वे है, या एक जो सिंपलेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज़ करने के लिए, वो पीच ट्री है, जो कि आप लोगों ने अक्सर सुना है। और ये अक्सर बिज़नेसेस जो हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, वो पीच ट्री को जो है वो यूज़ भी कर रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बिज़नेसेस हैं, वो कॉम्प्लेक्स और कस्टम मेड सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। मैं लास्ट टाइम क्लास पढ़ा रहा था बच्चे, तो मैंने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्पल दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे, कि आप लोग देखें, आप लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए अगर शॉपिंग करनी होती है, सपोज़ कर लेते हैं कि आपने कुछ गारमेंट्स या कुछ कॉस्ट्यूम्स आपने बाय करने हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए, आइदर वो आपने ऑफ़िशियल पर्पज़ के लिए, किसी इवेंट के लिए, या आपने कैजुअल यूज़ के लिए अगर आप लोगों ने कॉस्ट्यूम्स को बाय करना है, तो आप जाते हैं किसी भी आउटलेट पे, और आउटलेट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो डिज़ाइन आपको एक ब्रांड बना रहा है, आपको वही डिज़ाइन मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। तो उन्हें कहते हैं हम लोग ऑफ द शेल्फ डिज़ाइंस। अब आप चाहते हैं कि भई नहीं, मेरी मर्ज़ी का, मेरी फिटिंग के मुताबिक, मेरे साइज़ के मुताबिक, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी का बनवाना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी की करवाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए कस्टम मेड गारमेंट्स की तरफ जाएँगे। आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे, और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है, वो आप लोगों को गारमेंट्स या कॉस्ट्यूम्स बनाकर वो ब्रांड जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा हम लोग देखते हैं कि जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती, इतनी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो तो ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर्स जो हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, उनको यूज़ करके अपने सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनके गोल्स हैं, उनको अचीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बिज़नेस का साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड वॉल्यूम है, या आपकी कुछ स्पेशल से रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फिर आपको कॉम्प्लेक्स और कस्टम मेड सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। आपको अपनी मर्ज़ी का सिस्टम जो है वो डेवलप करवाना पड़ेगा। आप फिर क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर हाउस से कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएँगे कि भई ये हमारा बिज़नेस है, ये हमारे बिज़नेस की नेचर है, हमें ये फलाँ-फलाँ चीज़ जो है, ये फलाँ-फलाँ क्वालिटी जो है, वो हमें अपने एक सॉफ्टवेयर में चाहिए, और सॉफ्टवेयर एक ऐसा हो जो कि सिर्फ़ हमारे पास हो, और उसकी कॉपी और किसी के पास ना हो, और कोई और उसको यूज़ ना कर रहा हो। जैसे देखें ना, अगर मैंने पीच ट्री की बात की है, तो बेटा पीच ट्री मैं भी यूज़ कर सकता हूँ अपने लैपटॉप में, आप लोग भी यूज़ करेंगे, बहुत से लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब पीच ट्री जो कि एक बड़ा एक वेल नोन और एक फ़ेमिलियर और एक आसान तरीन सॉफ्टवेयर है, जो कि ज़्यादातर अकाउंटेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेस में होते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी से एक सिस्टम डेवलप करवा लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवा लेते हैं, तो वो सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, उसको कोई और बंदा कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई और बंदा आसानी से ऑपरेट भी नहीं कर सकता, ठीक है? Efficient and effective accounting information system are based on certain basic principles. अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की, कि अगर हम चाहते हैं कि एक अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो, तो फिर उसके लिए ये कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिन पे जो फुलफिल होने चाहिए। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, या हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इन 3 प्रिंसिपल्स पे पूरा उतर रहा है, इनको फुलफिल कर रहा है, तो ठीक है, हम लोग उस अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने का सोचेंगे, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको यूज़ भी करेंगे। वो 3 प्रिंसिपल्स क्या हैं? नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिव, नंबर 2 यूज़फुलनेस, एंड नंबर 3 फ्लेक्सिबिलिटी। लें जी, हमने कहा कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो,
मतलब उसमें 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब कॉस्ट इफेक्टिव से क्या मुराद लेंगे हम लोग? बच्चे देखें, हम लोगों ने कहा कि अकाउंटिंग सिस्टम एक मैनुअल भी हो सकता है और एक कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम लोग जो है वो मैनुअल की बात नहीं कर रहे। मैनुअल में तो सारा काम हमने कर लिया ना। तो यहाँ पे हम लोग जो एक सिस्टम, जो एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप करवाना है, जो अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवाना है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज़, ये 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब देखें बेटा, हम लोग अगर मैनुअल काम करते हैं, लेट्स सपोज कि हम लोग अगर मैनुअल काम करते हैं और हमारे बिजनेस में जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो अपने अकाउंटिंग वर्क को परफॉर्म करने के लिए 10 15 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं और वो सारे के सारे अकाउंटिंग वर्क को डील कर रहे हैं। जितना भी अकाउंटिंग वर्क का बर्डन है वो सारे का सारा उन्हीं 15 20 लोगों के ऊपर है और वो सारे वो लोग काम कर रहे हैं। काम को डिवाइड कर दिया है, एक बंदा कैश को देख रहा है, एक बंदा परचेजेस को देख रहा है, इन्वेंट्री को देख रहा है, एक बंदा सेल्स को देख रहा है, एक बंदा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख रहा है, एक बंदा टैक्स को देख रहा है, एक बंदा एसेट्स को देख रहा है, एक बंदा लायबिलिटीज को देख रहा है, वगैरह वगैरह। हमने काम को डिवाइड कर दिया। अब हम आ रहे हैं मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की तरफ आ रहे हैं हम लोग। अब जब हमने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की तरफ आना है तो फिर उसके लिए उस सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कंप्यूटराइज सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो यही आती है कि भाई, जहां पे मैनुअल सिस्टम में 15 से 20 लोग अपॉइंट किए हुए थे काम को करने के लिए, कंप्यूटराइज सिस्टम पे वही काम 2 लोग कर लेंगे, 3 लोग कर लेंगे। अब ये तो समझ में आती है कि 15-20 लोगों की से जान छूटेगी और 2-3 लोग हमारा वो सारे का सारा अकाउंटिंग वर्क जो है, सारा बर्डन 2-3 बंदे ही हैंडल कर लेंगे और बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगली बात ये है कि भाई, क्या उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना और उसको लॉन्च करना और उसको फॉलो करना, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? ऐसा तो नहीं है कि वो जो अकाउंटिंग सिस्टम को जब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको अडॉप्शन की और उसको इंस्टॉल करने की या उसके ऊपर काम करने की जो कॉस्ट है वो मैनुअल से कहीं ज्यादा आ जाती है। तो फिर तो हम उसकी तरफ नहीं जाएँगे। हम लोग ये देखेंगे कि हमें बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, हमारे पैसे कहाँ से बच रहे हैं। देखिए बेटा, जब हम लोग अपने बिज़नेस के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि हम लोगों को जो भी प्लानिंग करें वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, हमारी कॉस्ट कम से कम आए और उससे जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो जब हमारी कॉस्ट कम आएगी और बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे तभी हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के बारे में सोचेंगे। और अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और बेनिफिट्स कम है तो फिर तो हरगिज़ हम उसको अडॉप्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो पहली बात ये है कि वो सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो। कॉस्ट इफेक्टिव कब होगा? कि जब उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे कि एक सिस्टम अगर हम लोगों ने अडॉप्ट करना है तो उस पे कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे जो हमें आउटकम्स मिलेंगे, उससे हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो कितने हैं। क्या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या कॉस्ट ज़्यादा है? अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम हरगिज़ उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे और अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो श्योरली हम लोग उस सिस्टम को विद इन नो टाइम अडॉप्ट कर लेंगे। नंबर 2, यूजफुल आउटपुट। कि हम लोग वो जो सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम वो जो सिस्टम लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, क्या वो सिस्टम जो आउटपुट हमें देगा, क्या वो आउटपुट जो है वो यूजफुल होगी या कि नहीं? अब यूजफुल इंफॉर्मेशन कब हमें या यूजफुल आउटपुट कब मिलेगी? उसके लिए ये देख सकते हैं कि ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं बेटा? वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ कंसर्न्ड होते हैं, उन्हें स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। आप लोगों ने ये टर्म डेफिनेटली मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में आप लोगों ने डिस्कस की होगी कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग, वो पार्टीज जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड होते हैं, उन्हें हम लोग स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। अब एक यहाँ पे पर्सन है, वो कहते हैं जी ये जो आउटपुट हमें देगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट मस्ट बी रेलिवेंट। और दूसरी पार्टी कहती है कि आई वांट टू बी रिलायबल और तीसरी पार्टी कहती है जी आई वांट इट टू बी एक्यूरेट एंड जो फोर्थ वन है वो कहते हैं इट मस्ट बी टाइमली। मतलब कि वो जो आउटपुट आपका सिस्टम आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, वो जो रिजल्ट दे रहा है वो रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब वो बिजनेस के अफेयर्स के मुतल्लिक रिजल्ट हो और वो रिलायबल हो।
ठीक है, रिलायबल हो और वो एक्यूरेट हो, रिलायबल भी हो। अगर देखें, रिलाय करने के लिए किसी भी चीज का दुरुस्त होना जरूरी नहीं होता, हम लोग किसी गलत चीज पे भी तो रिलाय कर सकते हैं ना। तो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, दुरुस्त भी हो और टाइमली, जब हमें कोई चीज चाहिए फौरन हमें वो चीज जो है वो मिल जाए, और जो भी वो चीज मिले वो ठीक हो, वो रिलायबल हो और वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट किस चीज के? हमारे ऑब्जेक्टिव के, जिस मकसद के लिए हम लोग जो है हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए किसी तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इंफॉर्मेशन हमें टाइमली मिले, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, रिलायबल हो, और वो हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको वो पूरा भी कर रही हो। वो ज़रूरत हमारी, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की थी, चाहे वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग की थी, व्हाट्स ऑन, जो भी किसी भी तरह की हमारी जो ज़रूरत थी। ठीक है बेटा, देखें, अगर हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से अपने मैनुअल सिस्टम पे जा रहे हैं हम लोग। मैनुअल सिस्टम में आप लोगों ने देखा था, जो पिछले हमने 5-6 चैप्टर्स हम लोगों ने अभी पिछले डिस्कस किए हैं, उसमें हमने देखा था कि जैसे ही हमारा एक फिजिकल पीरियड एंड होता है, फिजिकल पीरियड के एंड पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, और फिर बिजनेस के रिजल्ट्स जो है उनको प्रिपेयर करते हैं। अब मैनुअल सिस्टम में अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए हमें उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हमें पीरियड के एंड होने का एंड वेट करना पड़ेगा कि कब पीरियड एंड होगा और कब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन को हासिल करके अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। लेकिन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ऐसा नहीं है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, अब यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल दूंगा बेटा पीच ट्री की, कि जो बच्चे पीच ट्री को जानते हैं या जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज है पीच ट्री का, उनको पता होगा कि बेटा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, अगर जिनको नहीं भी पता वो भी सुन ले। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बच्चे हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज जो हैं उनको पास करना है, जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना है, जर्नल में उनको एंटर करना है। जर्नल में एंटर करेंगे, लेजर ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है आपका वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी आती जाएंगी। अब किसी भी वक्त अगर मुझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो जस्ट एक क्लिक पे हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके प्रिंट आउट्स लेके अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग में उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई जिस मकसद के लिए भी हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन हमें टाइमली अवेलेबल है? जब हम लोग मैनुअल सिस्टम की बात करते हैं बेटा, वो टाइमली अवेलेबल ही नहीं होती, देर तो लग जाती है। ठीक है, अब वो एक्यूरेसी, अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उनमें एक्यूरेसी लूज होने का कहीं ना कहीं खदशा तो रहता ही है। ठीक है, और अगर एक्यूरेसी वो लूज हो रही है, अगर एक्यूरेटली टास्क परफॉर्म नहीं किए जा रहे, तो फिर रिलायबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जब रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो वो रेलिवेंट कैसे हो सकती है? ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये 3 प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है कि भाई सबसे पहली बात ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वो सिस्टम जो हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और वो आउटपुट जो वो सिस्टम वो दे रहा है वो आउटपुट यूजफुल होनी चाहिए। अगर वो यूजफुल आउटपुट होगी तो तभी हम लोग जो है उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एनफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है चेंजेस की, हमें अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनमें अगर कमी बेशी करनी पड़ जाती है, या हमें कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ जाती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें इंक्रीज करने पड़ जाते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो क्या उस सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकता हो? तो सिस्टम हम लोगों ने इस तरह से अडॉप्ट करना है कि कल को अगर हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में, बिजनेस नेचर में किसी भी तरह की कोई भी चेंज अगर आती है, तो हम लोग उस सिस्टम में उस उन चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिस्टम इस तरह का होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर जो है वो एडजस्टेबल होनी चाहिए।
The system should be sufficiently flexible to meet the resulting changes in demands made upon it. देखें बेटा, वक्त के साथ साथ आपके अब जो अब क्लाइंट है, वो जो बिजनेस है, उसकी ज़रूरियात, उसकी डिमांड्स तो बढ़ती जाती हैं। ठीक है? कैसे? हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर ये पिक्चर को अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करके देखें, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड डी रेगुलेशंस, अब बार बार गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चेंज होते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जाती है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए दिन नए नए आ रहे हैं। अगर आप लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को विज़िट करें, आइंदा आने वाले सब जो अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी साथ साथ में पढ़ाए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आए दिन कोई ना कोई स्टैंडर्ड नया आया होता है। तो सिस्टम हम लोगों ने इस तरह से अडॉप्ट करना है, इस तरह से डिज़ाइन करवाना है। जब भी हम लोग अपना कस्टमाइज्ड सिस्टम अगर डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। कल को अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी भी तरह की नई चेंजेस अगर करनी पड़ती हैं उस सिस्टम में, तो वो सिस्टम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम इतना एक रिजिड टाइप सिस्टम होकर जिसमें कोई चेंजेस हम लोग कर ही ना सकें। तो कल को अगर कोई नई चेंजेस आ रही हैं, कोई नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, तो वो सिस्टम उसको जो है वो एक्सेप्ट ही ना करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब आप देखेंगे, आप लोग अभी मोबाइल फ़ोन जैसे-जैसे यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा कि भई हर तीसरे को दिन जो है वो मोबाइल फ़ोन ऐप्स जो हैं, वो अपडेट हो रही होती हैं। ठीक है? बिल्कुल बेटा, इसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ये जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनमें भी अपडेट्स आती जाती हैं, नए-नए वर्जन्स आते जाते हैं। वो क्यों? कि हर नया आने वाला वर्जन जो है वो नई जो एडवांसमेंट्स हैं, या जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जो नया हार्डवेयर है, या जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लिए वो कंपैटिबल हो। इसलिए वो नए-नए वर्जन्स जो हैं, वो हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद नई-नई चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। ठीक है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम लोगों ने एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना है, तो फिर उसके अंदर ये 3 प्रिंसिपल्स, ये 3 क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है कि एक तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, वो उसकी जो आउटपुट है वो यूज़फुल हो, और वो उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंजेस इन डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द बिजनेस, हम लोग उसमें अमेंडमेंट्स कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें, और वो सिस्टम उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकता हो। जी। उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स की तरफ। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम functions include sales, purchase, receivables, payables, cash receipt and disbursements and payroll। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है जी? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये काम करता है जी, जितने भी आपके बिजनेस के फंक्शंस हैं, वो उन सबको वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है आप उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरेट करता है। और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? सिर्फ आपने एक ही दफ़ा डाटा एंटर करना है, और बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कम एम्प्लॉइज़ की मदद से हम लोग अपना ज़्यादा टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और एक दफ़ा डाटा डाटा एंटर किया, सारी की सारी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो बन रही होती हैं, जनरेट हो रही होती हैं। तो आप एक ट्रांजैक्शन करके भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं जी। एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, अगली ट्रांजैक्शन के बाद क्या हैं। आपका दिल करे तो एक एक ट्रांजैक्शन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। आपका दिल करे तो आप 1 महीने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मतलब एक दफ़ा डाटा एंटर कर दिया, अब जितनी मर्ज़ी टाइम पीरियड का जो जो भी आप अपनी मर्ज़ी से टाइम पीरियड सेलेक्ट करके उस टाइम पीरियड के लिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। वो उनका प्रिंट आउट लेके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अब जब हम लोगों ने बेटा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है, सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हम कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है? तो चूजिंग ए सॉफ्टवेयर पैकेज, एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स। अब एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। दो दो हमारे पास लेवल्स हैं सॉफ्टवेयर्स के, एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स हैं और दूसरे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सिस्टम्स हैं।
ठीक है। एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बात की थी, ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स जो हैं आपके, जिसमें पीच ट्री आ जाते हैं, या दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हर बंदा अपनी आसानी के लिए मार्केट से उस सॉफ्टवेयर की सीडी लेकर उसको इंस्टॉल करके अपना काम कर सकता है। उन्हें हम लोग एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, आप अपनी बुक से स्टडी करेंगे तो बुक ने तो आपको एक वॉल्यूम भी दे दिया कि ऐसे बिज़नेसेस जिनका जो रेवेन्यू है, ईयरली जो रेवेन्यू है वो 5 मिलियन डॉलर से कम है, और जिनके पास मिनिमम 20 एम्प्लॉइज़ हैं, उन बिज़नेसेस के लिए ये जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स हैं वो उन बिज़नेसेस के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। वो इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं कि इजी डाटा एक्सेस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन और ऑडिट ट्रेल्स। कि एक तो आप डाटा एक्सेस आपके लिए बहुत इजी है। अब देखो ना बेटा, कि आप अगर मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको अगर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर आपको देखना है, पर्टिकुलर आइटम का रिकॉर्ड अगर आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से देखना है, तो उसको ढूँढ के उसका प्रिंट आउट लेके उसको कैरी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरे का पूरा लेजर एक रजिस्टर नुमा शक्ल में होता है, और उस रजिस्टर में से एक सफ़े को प्लग करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो बेटा कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आप सर्च वाले कॉलम में जाके क्या करेंगे, सिर्फ अपने अकाउंट का नंबर देंगे। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट ऑफ अकाउंट में नंबर्स देने सिखाए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से आप एक नंबर एंटर करेंगे, वो सारा अकाउंट, उस आइटम की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए तो आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक क्लिक पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जबकि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए ये बेनिफिट्स तो हैं ना, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ये बेनिफिट्स नो डाउट हैं। उसके बाद ऑडिट ट्रेल्स। अब देखिए बेटा, ऑडिट ऑडिट क्या है, आप लोगों में आप लोगों ने ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनी होगी ऑडिट की। ऑडिट क्या बेटा? देखिए बेटा, ये जो अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हैं, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक तरह से मेंटेन की गई थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, इन सब को देखने के लिए हमें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करके, एक एक गैर जानबदार शख्स की तैनात को तैनात करके, मुकर्रर करके, उसको हम लोग ये टास्क असाइन करते हैं कि भाई आप जो हैं, ये बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको चेक करें, इनको एग्जामिन करें, और हमें अपनी राय दें कि क्या ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये ठीक तरह से मेंटेन की गई हैं या कि नहीं, कोई एरर, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स को ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल्स को निगलेक्ट किया गया है, या प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज किया गया है या उनके खिलाफ काम किया गया है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी को जज करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो बेटा, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है ऑडिट का। क्या नाम दिया जाता है? ऑडिट का। और वो जो पर्सन जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा होता है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑडिटर। और ऑडिटर आमतौर पर आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि बिजनेस कंसर्न्स की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनको चेक करना। इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर्स में जाके आप अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग का पूरा एक कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप डिटेल में ये चीज़ें देखेंगे कि ऑडिटिंग होती क्या है, और ये इसके टेक्निक्स क्या हैं, इसके स्ट्रेटजीज क्या हैं, वगैरह वगैरह। खैर, अभी सिर्फ ऑडिट का आपको बताना था। अब देखिए बेटा, जब हम लोग मैनुअल सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त जब एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप ज़रा देख के बताएं कि ये बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या ये ठीक तरह से प्रिपेयर की गई हैं, ये जो रिकॉर्ड्स हैं क्या वो ठीक तरह से मेंटेन किए गए हैं।
तो बेटा ऑडिटर को साल पूरा होने के बाद हम लोग अपॉइंट करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। और आइटर को बेचारे को एक एक चीज़ ऑब्जर्व करना पड़ती है, एक एक चीज़ चेक करना पड़ती है। लेकिन जब हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करते हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो बेटा वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि सिर्फ हम लोग जर्नल्स जो हैं उनका प्रिंट आउट अगर लेकर उनको जर्नल एंट्रीज को चेक कर लें तो ऑटोमेटिकली हमें श्योर हो जाता है कि हाँ जी भाई उसके पीछे जो लेजर और जो ट्रायल बैलेंस बना था, ये जो वर्कशीट बनी थी या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो सारी की सारी ठीक है। तो ऑडिट ट्रेल जो है वो बहुत हमारे लिए इजी हो जाता है, ऑडिट वर्क हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये किसके लिए थी? ये एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर्स के लिए थी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की। लेकिन अभी ये सेशन हमारा एंड अप हो रहा है, नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस सेशन में हम लोग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सिस्टम्स की पे बात करेंगे। ठीक है जी।